हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी एचईएससी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो आपको ध्यान रखनी है वो है 30 अक्टूबर 2021। तो इसका शिफ्ट 2 का पेपर बोल लीजिए या इवनिंग शिफ्ट का पेपर बोल लीजिए, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट ए जनरल नॉलेज का, मॉर्निंग शिफ्ट का जनरल नॉलेज का सेक्शन भी डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर देयर इन एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? तो प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार जो थे उस टाइम प्रचलित थे। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी 8। अब 8 विवाह में जैसे राक्षस विवाह हो गया और ब्रह्म विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, ये सब क्या थे उस टाइम विवाह के तौर पर प्रचलित थे। Which Indian nationalist leader compared Dandi March as the Paris March of Napoleon? किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना किसके साथ करी थी? नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। मतलब जो गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी उसकी तुलना किसके साथ करी थी? नेपोलियन की पेरिस मार्च के साथ। तो वो करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और इवनिंग शिफ्ट के जो लेवल था एग्ज़ाम का वो काफ़ी अच्छा था, मतलब हार्ड था एज़ कम्पेयर टू द मॉर्निंग शिफ्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंटेन्ड इन द मोनेजाइट सैंड? तो मोनेजाइट सैंड में आपका कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सी ऑप्शन, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू राइफल विच वाज डिसाइडेड टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड राइफल इन 1857 इन इंडिया? भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया था तो उसका नाम था एनफील्ड राइफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? तो राग दर्पण का अनुवाद जो था वो पर्शियन में हुआ था, फारसी में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, फिरोज शाह तुगलक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2 वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन काल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? तो ये लिखी थी रोमेश चंद्र दत्त ने। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस भाग में इलेक्शन वर्ड जो है, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं? तो वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं पार्ट 15 में। और यहीं पे आप ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 324 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? वो आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपको ध्यान ज़रूर रखने चाहिए, जैसे आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आरआरबी जो है वो इंडिया में कब एग्जिस्टेंस में आया? भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? तो भारत में पहला आरआरबी जो था, रीजनल रूरल बैंक, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1975 में। और इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट आरआरबी है उसका नाम था प्राथमा बैंक। यहाँ पर हम थोड़ी और डिस्कस करते हैं। और इसको स्पॉन्सर किसने किया था? इसे सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था। और आरआरबीज के बारे में आपको एक चीज़ जो है वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 50% होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 15% होता है और स्पॉन्सर बैंक का जो शेयर होता है वो 35% होता है। तो ये भी आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ज़ॉम्बी लैंडिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडिंग? ज़ॉम्बी लैंडिंग जो है वो इनमें से कौन सी लैंडिंग होती है? ज़ॉम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है? A new loan to a borrower on the verge of default. A new loan to a borrower having interest coverage ratio
is less than 1. Evergreening loans to business group. A business group having the interest coverage ratio of the entire group is less than 1. यस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अ न्यू लोन टू अ बोरोवर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो असमर्थता के करीब पहुँचे उधारकर्ता को नया उधार देना। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा फिर भी डाउट है, तो इसको मैं यहीं पे लीव कर रही हूँ। वैसे ए होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन में डाउट है वो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ में डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। तो आर्टिकल 21A जो है वो आपके एजुकेशन के राइट से रिलेटेड है, और इसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है। तो ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21A के तहत। और आर्टिकल 21 में पूछा जाए तो वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। माइनॉरिटी राइट्स आपके आर्टिकल 29 और 30 में है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आपका आर्टिकल 23 और 24 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको करना है मैच, पर्सनालिटीज़ दी हैं और एरिया और ऑर्गेनाइजेशन दिया है। तो जगजीत पवाड़िया लिखा है पहला आपका ए ऑप्शन, आपको इसे मैच करना है। तो जगजीत पवाड़िया रिलेटेड है INCB से, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से। फिर है डॉक्टर पैट्रिक एमॉथ। तो डॉक्टर पैट्रिक एमॉथ जो है वो रिलेटेड है चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड से। फिर इसके बाद कल्पना कोचर। तो कल्पना कोचर जो है वो रिलेटेड है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। नेक्स्ट है आइजैक हर्जोग। तो आइजैक हर्जोग जो है वो रिलेटेड है इजराइल से। तो 4321 जो है वो इसका राइट कोड है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। तो पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता था ऑप्शन नंबर ए यंग कियान ने। ये चाइनीज़ है और ये शूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड लेफ्ट चाइना एसोसिएशन इन मई 2021। निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना संघ से अपने को अलग कर दिया। तो अलग कर लिया था, इसका राइट आंसर है सी, लिथुआनिया ने अब खुद को अलग कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड। पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है कोमेमोरेट करने के लिए बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पर्सन। पराक्रम दिवस जो है निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जैन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबरी संकल्प योजना जो है उत्तर प्रदेश में, उसका मेन लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य के साथ उसे शुरू किया गया है। तो कुपोषण को समाप्त करने के लक्ष्य से सबरी संकल्प योजना उत्तर प्रदेश में शुरू करी गई। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, रिफ्लेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कि जब एक टीचर अपनी टीचिंग कर चुकी है तो वो उसके बारे में सोचेगी कि मैंने मतलब टीच करते टाइम सोचेगी, या फिर मेथड्स जो भी लिए हैं उसके बारे में सोचेगी। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है जब आप टीचिंग के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हो, अपना थॉट में उसे इवेल्युएट कर रहे हो कि ये चीज़ सही थी या नहीं थी, तो दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव वर्ड जो होता है ना वो थॉट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है डी, रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट्स। रिसर्च प्रोसेस में आपको सीक्वेंस दिए हैं स्टेप्स में, मतलब स्टेप्स है उसे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। फिर सेकेंड स्टेप है डाटा को कलेक्ट करना। थर्ड स्टेप है डेवलपिंग ऑफ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। और फोर्थ दिया है प्रोसेसिंग एंड एनालिसिंग डाटा। देखिए प्रोसेसिंग और एनालाइज करना डाटा को, ये तो तभी हम करेंगे जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है कि डाटा कलेक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे डेवलप करना। तो सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिल गई, फिर हम ये देखेंगे कि हमें जो डाटा कलेक्ट करना है वो कैसे कलेक्ट करना है। तो डेवलपिंग ऑफ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, मतलब ये सेकेंड नंबर पे आएगा।
तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट को तैयार करेंगे कि हमें क्वेश्चनरी के थ्रू अपना डाटा कलेक्ट करना है या कोई रिपोर्ट के थ्रू डाटा कलेक्ट करना है, ये सब देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया है हम उससे क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तभी तो हम उसको प्रोसेस करेंगे और एनालाइज करेंगे ना। तो इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 1 3 2 4। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्पेसिफिक। देखिए स्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइप का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम पूरे इंटरव्यू, जैसे मुझे किसी इंटरव्यूअर है और इंटरव्यूई से उसे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, जब उसे पता है कि हाँ मुझे उससे ये सब क्वेश्चंस करने हैं, जब वो सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है ना, तो वो कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, वो रेंडमली मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछने हो वो पूछ सकता है, कुछ भी चीज़ें पहले से निर्धारित नहीं होती हैं। और सेमी स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड है कि हाँ चलो ये क्वेश्चंस तो पूछने ही पूछने हैं, फिर जो माइंड में आ गया वो पूछ लिया। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब आधा स्ट्रक्चर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी वाला। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पहले चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। सी ऑप्शन इसका राइट है। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग? प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग का मतलब कि 3 स्टेजेस होती हैं, प्री एक्टिव और एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में से कौन सा है? देखिए इवैल्यूएट, डायग्नोसिस, रेमेडिएटिंग, ये सब तो बाद की चीज़ें हैं ना। तो जब आप टीचिंग करने से पहले आप क्या करोगे, सीक्वेंसिंग करोगे कि हाँ ये चीज़ें पहले इसको कवर करना है, फिर इसको देखना है। तो इवैल्यूएट करना किसी चीज़ को, ये सब तो बाद की बातें आती हैं। टीचिंग को पढ़ाने के बाद ही आप चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे, डायग्नोस मतलब कि ठीक करोगे, रेमेडिएट करोगे, तो ये तो बाद की बातें हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 21 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसका मैंने आपको आईसीटी की वीडियोस, 2 आईसीटी की वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने एक में आपके साथ एब्रिविएशन डिस्कस किया था और एक वीडियो में मैंने आपके साथ टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था। तो टर्मिनोलॉजी जो है वहाँ से ये क्वेश्चन एज इट इज़ समझ लीजिए कि वही है पूरा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को यूज़ कर सकते हैं या आप उसे देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो ब्राउज़र होता है, क्योंकि ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा दोनों वीडियोस, क्योंकि दोनों ही वीडियो से आपके कुछ ना 2 क्वेश्चन जो है वो आपके बने हैं। चलिए देखते हैं, GPU स्टैंड्स फॉर इन रेफरेंस टू द कंप्यूटर। तो GPU जो है वो किसके रिलेशन में है, किसके रेफरेंस में है कंप्यूटर के? तो वो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के। डी ऑप्शन इसका राइट है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर आपको बताया है, अगर आपने देखा होगा दोनों वीडियो में से किसी में भी आपको ये वाला भी मिल जाएगा। अ वेब पेज कैन बी डिज़ाइन बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। वेब पेज आप कैसे डिज़ाइन करते हो, किसकी हेल्प से डिज़ाइन करते हो? तो HTML की मदद से वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP की होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और UDP की फुल फॉर्म होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत रिलेवेंट है कि आपको सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिर्फ राइट ऑप्शन नहीं, बाकी सब चीज़ें भी आप थोड़ा सा माइंड में लेके चलें। इंटरनेट कम्युनिकेशन में कुकी का यूज़ जो है, कुकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कुकी का उपयोग किया जाता है ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। किस साइट से, क्लाइंट की साइट से, फॉर एंटायर सेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। कुकी वर्ड के बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। कुकी क्या होता है, जैसे आप कोई भी साइट को ओपन करते हो तो वो
आपको पहले बोला जाता है कि आपको क्या करना है, कुकी को एक्सेप्ट करना है। आप कुकी एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि वो वेबसाइट में आपको एक पर्सनलाइज्ड इफेक्ट देते हैं कि हाँ, उन्हें पता लग गया कि आप ये चीज़ चाहते हो, तो फिर वो सब चीज़ें जो होती है ना वो उस हिसाब से ही दिखाई जाती हैं। तो स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन एट क्लाइंट साइट फॉर एंटायर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेज इज गिवन फॉर एक्सेलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ट्यूरिंग पुरस्कार दिया जाता है, और ट्यूरिंग अवार्ड को क्या बोला जाता है, नोबेल बोला जाता है कंप्यूटिंग का, और एलन ट्यूरिंग के नाम पर जो है वो इस अवार्ड को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। नाउ व्हाट इज बायोटिक। बायोटिक जो होता है, बायो का मतलब क्या होता है कि लाइफ, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो जिस चीज़ में लाइफ है वो आपके क्या हो जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और जिसमें लाइफ नहीं है वो आपके क्या हो जाएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, ये सब आपके क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जो ह्यूमस है वो आपका क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में आपके प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गए, ये सब आपके बायोटिक हैं। और अबायोटिक में जिनमें जैसे वाटर हो गया और एटमॉस्फेयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द इको मार्क लेबल। इको मार्क से संबंधित आपको सत्य कथन जो है वो बताना है, तो इसे BIS के द्वारा दिया जाता है, ये भी राइट है। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्कीम को 2000 में शुरू किया गया, तो ये गलत है, स्कीम को 1991 में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसे 2000 में नहीं बल्कि 1991 में शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट और सेकंड ओनली। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। तो 26 प्रिंसिपल्स जो थे वो बनाए गए थे, उन्हें सूत्रीकरण किया गया था 1972 में। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस मुख्य मतलब मेन जो गैस कौन सी है जिसकी वजह से होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। मॉल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के नीचे जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मैग्मा। लेकिन यही मैग्मा जब बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लावा। ठीक है, तो मॉल्टेन मैग्मा जब सरफेस के नीचे है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा ना तो उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है लावा। तो ये वाली वीडियो भी आज यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।